स्टार्ट करते हैं, और तो कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे लग नहीं रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहीं पर थे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 6 को हमें होल्ड करना पड़ा था, उसके लिए सॉरी। साधनों के उपयोग का सिद्धांत, फिर हिस्ट्री पे आएंगे। तो साधनों के उपयोग का सिद्धांत कहता है रोगी की अनेक आवश्यकताएं होती हैं तथा रोग से भी संबंधित बहुत ऐसी जानकारी होती है जिसके विषय में प्राकृतिक चिकित्सक अनभिज्ञ होते हैं, अतः उसे बाह्य साधनों एवं स्रोतों की सहायता लेने में संकोच नहीं करनी चाहिए, चाहे निदान के संबंध में हो, किसी से परामर्श लेना हो अथवा कोई अन्य सहायता की आवश्यकता रोगी की हो। प्राकृतिक चिकित्सक को चाहिए कि वह खुले मस्तिष्क से रोगी की सहायता करे। ऐसा बहुत कम नेचुरोपैथ करते हैं, पर मैं करती हूँ। फिलहाल मैं एलोपैथ डॉक्टर्स को बुलाती हूँ। अभी एक रिसेंटली हमने इवेंट किया जिसमें मैंने मेडिसिन अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट करी। मेडिसिन अवेयरनेस ड्राइव का मतलब था कि अगर हम एक फ्री चेकअप रखते हैं थायराइड का, डायबिटीज का और यूरिक एसिड का, तो मेडिसिन अवेयरनेस ड्राइव क्या कहती है कि नेचुरोपैथी हर चिकित्सा पद्धति की अपनी लिमिटेशन है। ना तो एलोपैथ पूरा कुछ ठीक कर सकता है, ना कभी कभी प्राकृतिक चिकित्सा पूरी ठीक कर सकती है, ना योग पूरा ठीक कर सकता है, ना आयुर्वेद, ना होम्योपैथी। कोई भी चीज संपूर्ण नहीं है कि आप हर किसी में वही मतलब वही पैथी से आप पूरा ठीक कर ले जाओगे, ऐसा नहीं होता कभी कभी। तो बहुत बार हमें एक अवेयरनेस चाहिए कि भाई इस केस में HB1AC इतना आ रहा है, डायबिटीज इतनी आ रही है, हमें किस पॉइंट पे दवा स्टार्ट करनी चाहिए और किस पॉइंट पे दवा हम खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो हमें ये एलोपैथ डॉक्टर से संबंध बना करके उसके हिसाब से उनसे बात करके कन्वर्सेशन के साथ हमें ये डिजाइन करना चाहिए, और इसमें जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि हम तो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, हम क्यों जाएं। तो मैं जरूर से करती हूँ, और बहुत बार बहुत चीजों को साथ लेके चलती हूँ। बहुत सारी चीजों में हम खुद ही दवा बंद कर देते हैं, उसमें पूछने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अननेसेसरी खाई जा रही है। जैसे अभी मैं कल का कंसल्टेशन बताती हूँ कि साइटिका पेन का प्रॉब्लम था, उसके ऊपर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस पिछले 10 सालों से था, जहां पर उनको बहुत ज्यादा पेन रहता था। अब बंदा लंबर पेन का MRI लेके आया और कह रहा है कि डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन सर्जरी सजेस्ट की है। जब हम पूरी बात जानते हैं तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा तनाव है और उनको रात में नींद नहीं आती है। तो मेरा डिस्कशन इस बात पे था कि आप ये सारी दवाएं बंद कर दीजिए और चेक कराइए, और नींद आने की के लिए योग कीजिए और चीजें कीजिए, और पेन मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारे नेचुरोपैथी की टेक्निक है, एक्यूप्रेशर है, हॉट फर्मेंटेशन है, उनसे सबसाइड कीजिए, पेन किलर भी छोड़ दीजिए। रूमेटॉइड की कोई दवा होती नहीं है, तो आप चिकित्सा के ऊपर जाइए और पेन मैनेजमेंट कीजिए। आप एक सर्जरी करा भी लेंगे तो साइटिका नर्व जो दब रही है वो आपके नींद ना आने से दब रही है। तो रूट कॉज है तनाव, तनाव से निकलता हुआ आपका जो स्ट्रेस है उस पे काम करें, नींद आने पे काम करें, हीमोग्लोबिन B12 वगैरह कम होगा उसको चेक कराएं, उसके लिए एलोपैथ खानी है तो खाइए, पर आप पेन किलर्स मत खाइए। और आर्थराइटिस की कोई दवा होती नहीं। तो इस तरह का रूट लेवल पे चीजें जाके किसके लिए दवा खिलानी ये समझना पड़ेगा ना। एंटासिड कोई खा रहा है, क्यों खा रहा है भाई? TSH बढ़ा हुआ है, तनाव कम करिए, फिर क्यों दवा खा रहे हैं? तो ये जरूरी है, कहने का मतलब है कि आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। टेस्ट है, रिपोर्ट्स है, उनको पढ़ना आना चाहिए, किस डॉक्टर के साथ टाई अप करके चीजें करनी है या अकेले करनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और आपका दिमाग इसके लिए खुला होना चाहिए। हिस्ट्री पे आते हैं।
मानव जीवन की प्रगति के साथ ही साथ चिकित्सा प्रणालियों में भी परिवर्धन तथा विशेषीकरण आता है। ठीक, ये बात तय है कि नेचुरोपैथी का जो तरीका था पहला, वो आज की डेट में लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को लगता है कि जहां बड़ी मशीनें लगी हों, भव्य मशीनें आज के हिसाब से, हम उन पे जाएं। और नो डाउट, अगर हम एक सिंपल हिप बात का इंस्ट्रूमेंट है और एक जकूजी हिप बात का इंस्ट्रूमेंट है, तो जकूजी हिप बात का इंस्ट्रूमेंट प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है और आपको वो टेम्परेचर डिफरेंस करके वो तो दे ही रहा है। तो जब आपके साथ एक प्रेशर क्रिएट हो गया तो आपको एक गुड फील भी आ रहा है। तो नो डाउट, जब आप थोड़ी सी चीजें और ऐड करते हैं, पैसे भले बढ़ते हैं, पर वहां पर आपका एक जो प्रोग्रेशन हुआ है, जो चेंजेस आई हैं, उससे वो फायदा नो डाउट बढ़ता है। ये हम नहीं कह सकते कि सिंपल हिप बात में भी उतना ही फायदा होगा जितना जकूजी हिप बात में होगा। जकूजी हिप बात आपको गुड फील देने के साथ साथ रिजल्ट ओरिएंटेड बिल्कुल होगा। तो वो इस तरीके से जो चेंजेस आए हैं, स्पाइनल स्प्रे बात, पहले स्पाइनल बात दिया जाता था, हम सिंपल लिटाते थे। फिर जब हमने अपने क्लिनिक में स्पाइनल स्प्रे बात खरीदा तो हमने देखा कि फोर्स पानी, तो पानी में स्पाइन है, पर अब क्या हो रहा है, फोर्सफुल पानी स्पाइन पर है। तो वहां पर हमने डबल हीलिंग कर दी। एक तो हम पानी में लिटा रखा है, तो पानी में जो टेम्परेचर रखा उससे रीढ़ की हड्डी से टॉक्सिन्स जा रहे हैं, पर जब हमने उसके साथ प्रेशर क्रिएट कर दिया हर मनके पर, तो वहां से एक वो मसाज भी हो रही है उसकी स्पाइन की और व्यक्ति को गुड फील आ रहा है। तो नो डाउट कि जो आगे परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्धन हो रहे हैं, विशेषीकरण आ रहा है, उनसे नो डाउट फायदा हो रहा है। और सभ्यता, एडवांसमेंट इसी को कहते हैं, समय के साथ साथ सभ्यता की प्रगति के साथ ही साथ रहन सहन के ढंग बदलने लगे हैं। पहले सादी जड़ी बूटियां व्यवहार में लाई जाती थी, फिर उनसे तरह तरह की औषधियां बनने लगी। विश्व में सबसे पहले औषधियों तथा शल्य चिकित्सा का कार्य भारत में ही आविष्कृत हुआ। सन 1808 में प्रकाशित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन अमंग एशियाटिक्स में वाइज ने लिखा है कि आयुर्वेदिक औषधियों का प्रचार कार्य धार्मिक उपदेशों के साथ साथ सबसे पहले भारत में प्रारंभ हुआ। तो 1808 में से यहाँ पर जो जड़ी बूटियां थी वो सिंपल पहले प्योर फॉर्म में यूज होती थी, अब उनकी औषधियां बनकर यूज होती रही, जिनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हर घर में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि आयुर्वेद ने लगभग 25% जीवन तो समेट ही रखा है अच्छा करने के लिए। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास। प्राकृतिक चिकित्सा रोगों को दूर करने का एक अति प्राचीन विज्ञान है और जीने की कला है। यह विज्ञान इतना पुराना है जितना मानव जीवन। प्रकृति के तत्व जिनसे जीवन की उत्पत्ति होती है, सदैव वही तत्व रोगों को दूर करने में सहायक रहे हैं। भारत में प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थानों में घूमना, नदी तट पर आश्रमों में रहना, उपवास करना, सादा भोजन करना, पेड़ पौधों की पूजा करना, सूर्य, अग्नि तथा जल की पूजा करना आदि कर्म के अंग माने जाते रहे हैं। यदि किसी प्राकृतिक नियम को तोड़ने में कोई भी अस्वस्थ हो जाता था, तो उपवास, जड़ी बूटियों तथा अन्य प्राकृतिक साधनों की वजह से के साथ फिर से स्वस्थ हो जाता था। अब देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा पूरी तरह समाहित थी लोगों के दिनचर्या में, और प्राकृतिक चिकित्सा ऋषि मुनियों ने समझी कि प्रकृति कितनी जरूरी है। जिन 5 तत्वों से जीवन बना है, शरीर बना है, उन 5 तत्वों को शरीर के आसपास रखना कितना आवश्यक है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इतने सारे कर्म कांड बना दिए जो चिकित्सा से ही जुड़े हुए थे। जैसे तीर्थ स्थान बनाए गए, जब आप वहां तक जाओगे, फिर नंगे पैर जाओगे, फिर पानी को क्रॉस करके जाओगे, फिर क्या करा, आश्रमों में रहना और नदी में नहाना। ये नहाने के विधान बनाए गए कि यहाँ पर ये स्नान, गंगा स्नान, दुनिया भर के स्नान बनाए, क्योंकि आप कितना भी घर में नहा लें, जब आप पानी के अंदर मर्ज होकर नहाते हैं तो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा और कुछ नहीं करती है, आपके नहाने का तरीका बदलती है, आपके खाने का तरीका बदलती है, जो आपको ऑलरेडी करना चाहिए समय समय पर, तो उसको उसने कर्म कांड से उन्होंने जोड़ा। और उनको मत पता था कि जब हम किसी व्यक्ति को बांध देंगे धर्म में, कर्म कांड में, तो वो जरूर से करेगा।
अगर वो ऐसा होता कि आप अच्छा और स्वस्थ हो जाएंगे, तो जब वो बीमार होता तभी नहाने जाता। अभी क्या है, साइकोलॉजिकली उपवास रखना, जितने भी करवा चौथ से लेकर के पूर्णमासी, छोटे छोटे जो है उपवास बना दिए गए कि कोई ना कोई किसी ना किसी उपवास को फॉलो कर ही लेगा। साप्ताहिक उपवास, 15 दिन का उपवास, 1 महीने में उपवास, नवरात्रि उपवास, तीज का उपवास, तो ऐसे बहुत सारे उपवास बनाए गए जो कोई ना कोई करेगा और वो स्वस्थ रहने लग जाएगा। क्योंकि हम इतना खाते हैं कि कहीं पे भी आकाश तत्व नहीं बचता। नदी नाले में पानी के संपर्क में आना और पानी में जीना, दोनों में बहुत अंतर है। तो जब आप वहां पर जाकर के पूर्णतः अंदर डुबकी लगाते हैं तो आपके पूरे शरीर को फायदा होता है। सादा भोजन करना आज की डेट में नहीं करते, पर जब आपको पता है कि जब आप उपवास की तरफ जाते हैं तो भोजन, और जब आप पूजा पाठ की तरफ जाते हैं तो आप कहेंगे नहीं, हमको सिर्फ फलाहार पे 3 बजे तक रहना है, या हमको कुछ भी नहीं खाना है, या हमको प्याज लहसुन नहीं खाना, तो आप सात्विक भोजन की तरफ जाते हैं। पेड़ पौधों की पूजा करना सिंपल था कि आप पेड़ पौधों के नजदीक रहेंगे, जितना आप नजदीक रहेंगे उतना आप स्वस्थ होंगे। कभी भी किसी किसान को, फार्मर्स को कभी भी डिप्रेशन नहीं होता, ये साइंटिफिक प्रूवन है। बिकॉज जो मिड में केमिकल्स होते हैं मिट्टी में, वो आपको डिप्रेशन से दूर रखते हैं। तो पेड़ पौधों की पूजा करने में तुलसी विवाह से लेकर के पीपल की पूजा से लेके बहुत सारे पेड़ पौधों की पूजा को रिचुअल से जोड़ दिया गया है। नो डाउट वो ऑक्सीजन एमिट करते हैं, बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उनको इसीलिए जोड़ दिया गया कि आप कहीं ना कहीं पेड़ों के सानिध्य में, पौधों के पास रहेंगे, जिससे आपका ऊर्जा तो बढ़ेगी, साथ में उनके सानिध्य से आपकी बॉडी में भी पॉजिटिव चीजें आएंगी, हीलिंग होगी। इसी तरह अपने जो पंच तत्व हैं उनको जो है उनकी पूजा करना, तो कर्म कांड से जोड़ दिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया, और हर धर्म में कहीं ना कहीं घूम फिर के इनको जोड़ा गया अपने तरीके से। तो जब अभी क्या हो गया कि जब हम इन चीजों को ढीला करते जा रहे हैं, जितना हल्का मानते जा रहे हैं, उतने बीमार होते जा रहे हैं। अगर वापस हमने क्या किया, प्राकृतिक चिकित्सक ने इन्हीं कर्म कांडों को थेरेप्यूटिकली आपसे कराना शुरू कर दिया और आप ठीक होने लग गए। तो प्राकृतिक साधनों ने क्या किया, अब सीधे सीधे आपको डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने इतना गंदा कर लिया है कि आपको ज्यादा डुबकी की जरूरत है। तो ज्यादा डुबकी की जरूरत है तो हमें पूल्स बनाने पड़े, वाटर पूल्स बनाने पड़े, और मड पूल्स बनाने पड़े कि भाई यहीं मिट्टी में लेटिए। आप कहाँ मिट्टी में, सूखी मिट्टी में जाएंगे, तो जितना ज्यादा खराब करेंगे उतना ज्यादा प्रकृति के सानिध्य में आना पड़ेगा। सेकेंड वन इज महात्मा गांधी। प्राकृतिक चिकित्सा के जनक महात्मा गांधी को माना जाता है। वर्तमान शताब्दी में प्राकृतिक चिकित्सा को नया जीवन देने का श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाना जाता है। उन्हें भारत का प्रथम प्राकृतिक चिकित्सक या जनक कहा जाता है। उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति का गहराई से अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति सभी चिकित्सा विधाओं से उत्तम तथा कम खर्चीली है। उन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक चिकित्सीय विधियों का अपने तथा अपने परिवारजनों और आश्रम वासियों पर प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक टू हेल्थ में लिखा है, यद्यपि मैं 1901 तक कभी भी बीमार पड़ने पर चिकित्सकों के पास नहीं गया, उनके द्वारा बताए गए उपचारों को कर लेते थे। कब्ज के लिए फ्रूट सॉल्ट लेते थे, लेकिन कब्ज की शिकायत बनी रही, तो उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों में रुचि बढ़ती गई। ठीक है, अब उन्होंने लुइस कुने की पुस्तक है न्यू साइंस ऑफ हीलिंग। लुई कुने को कहा जाता है, जर्मन नेचुरोपैथ है, फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी, ठीक, जल चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। तो जब इन्होंने न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक पढ़ी लुइस कुने की, तो कब्ज के लिए उन्होंने कटी स्नान, उन्होंने कहा है, तो कटी स्नान का सहारा लिया। कटी स्नान मतलब कटी प्रदेश, कटी क्या है, कमर, कमर मतलब हिप एरिया, तो सिर्फ जब हिप एरिया का स्नान कराया जाता है तो कब्ज ठीक होता है। इससे लाभ तो हुआ, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिली। फिर एक मित्र ने उनको जुस्ट की बुक दी, एडोल्फ जुस्ट है शायद, एडोल्फ जुस्ट, उनकी पुस्तक है रिटर्न टू नेचर। तो न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, रिटर्न टू नेचर, ये अच्छी किताबों में से माना जाता है।
उसमें मिट्टी चिकित्सा का वर्णन पढ़ के गांधी जी ने मिट्टी का उपचार फौरन प्रारंभ कर दिया। मिट्टी चिकित्सा का प्रभाव अद्भुत था। गांधी जी साफ खेत की लाल या काली मिट्टी ठंडे पानी से सानकर साफ पतले भीगे कपड़े पर रखकर पेट पर लगाकर ऊपर से पट्टी बांध लेते थे। रात में जब जगते तो पट्टी हटा देते थे। इससे गांधी जी का कब्ज जाता रहा। इसके पश्चात मिट्टी तथा जल को चिकित्सा के रूप में गांधी जी आश्रम वासियों पर करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्साहवर्धन मिले। गांधी जी ने अपने ऊपर किए गए मिट्टी के प्रयोगों के विषय में लिखा है, मेरा ये अनुभव है कि सिर पर मिट्टी की पुलटिस बांधी जाए तो सिर दर्द चला जाता है। मैंने सैकड़ों पर कर आज आजमाया है। मिट्टी की पट्टी फोड़ों पर भी असर करती है, घाव भर देती है। गांधी जी ने लिखा है, मिट्टी की पट्टी फेड़ों पर असर करती है, घाव भर देती है। यदि कोई विषैला जंतु डंक मार जाता है तो मिट्टी की पुलटिस होती है कि डायरेक्टली मिट्टी नहीं रखी, पर कपड़े, मार्किन के कपड़े के अंदर मिट्टी लपेटी हुई है और उसको बांध दिया है कांट लगा करके, जहां पे काटा है किसी ने या कोई फोड़ा है। बिच्छू के डंक मारने पर जो प्रभाव अन्य दवाओं का होता है वही मिट्टी की पट्टी का होता है। उच्च ज्वर में उधर मतलब यानी पेट पर, सिर पर मिट्टी की पट्टी रखने से बहुत लाभ होता है। यदि ज्वर कम अपने समय से होता है लेकिन रोगी को कष्ट का अनुभव नहीं होता। गांधी जी ने लिखा है कि सेवाग्राम के टाइफाइड ज्वर में के 10 रोगियों पर मिट्टी का उपयोग किया और सभी पूर्णतः अच्छे हो गए। इन रोगियों का कोई दवा इन लोगों को नहीं दी गई। तो ये बात सच है। हम भी अपने नेचुरोपैथी सेंटर में मिट्टी की पट्टी पेट पर और माथे पर लगाते हैं और एक योग निद्रा बजाते हैं, जिससे आधे से ज्यादा लोग वहीं से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। फिर बाकी उनकी जैसी चीजें होती हैं उस हिसाब से और आगे की जो ट्रीटमेंट है वो लिखा जाता है। मिट्टी कैसी हो? गांधी जी का विचार था कि मुलायम दोमट मिट्टी उपचार के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन मिट्टी में कूड़ा करकट, मलमूत्र आदि बिल्कुल नहीं मिला होना चाहिए। जहां पर रासायनिक खाद का उपयोग किया गया हो वह भी मिट्टी इलाज के लिए अनुपयुक्त है। मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गहरी से निकाली हुई हो, उस मिट्टी से मानव संपर्क कम से कम हो। यदि मिट्टी की स्वच्छता व सफाई के विषय में कोई संदेह हो तो सूर्य की रोशनी में विषाणु युक्त कर लेनी चाहिए। मतलब मिट्टी को मंगा करके 1-2 दिन 3 दिन धूप में पड़ा रहने दे। जब वो पूरी तरह कड़क सूख जाए तो उसको छानने की जरूरत हो तो छान लिया जाए, अदरवाइज आप उसको प्रिजर्व कर ले, रख ले सूखी जगह पर। और जब आपको जरूरत है तो आप एक रात पहले उसको पानी से भिगो दें। जब वो पूरी तरह फूल जाए तो अगले दिन सुबह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलटिस के रूप में उपयोग की गई मिट्टी का को फेंक नहीं देना चाहिए। इसका दोबारा उपयोग अच्छी तरह सुखाकर किया जा सकता है, क्योंकि सूखने के बाद मिट्टी में वही गुण आ जाते हैं। गांधी जी के शब्दों में तो अमूमन जैसे हमने किसी व्यक्ति के पाइल्स के लिए यूज किया, खाद खुजली के लिए यूज किया, तो उस मिट्टी को रीयूज नहीं करते हैं। बाकी चीजों में क्या है, मिट्टी को वापस से सुखा दीजिए और जब वो सूख जाएगी 3-4 दिन में, 5 दिन में, तो वापस से आप उसको रीयूज कर लेते हैं। यही 8 बजे करती हूँ, क्लास ले रही। हाँ, तो वापस गुण आ जाते हैं गांधी जी के शब्दों में। तो आप मिट्टी को इस तरह से अपनी ही मिट्टी को रीयूज कर लेते हैं। हालांकि पूरे गुण नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते बताती हूँ। अब जल चिकित्सा के संबंध में विचार जानते हैं। पहले मिट्टी क्यों उतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती, क्योंकि जब आप मिट्टी को लगाते हैं तो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। मतलब जो मिट्टी में ठंडक है वो तो आपके शरीर को मिल ही रही है, पर टॉक्सिन्स जो हैं आपकी त्वचा के द्वारा आपके मिट्टी में जा रहे हैं और मिट्टी से न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में आ रहे हैं। अब जब हमने वो उसको धूप में सुखाया तो जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स उसमें गए थे वो तो डिसइंटीग्रेट हो गए धूप से, पर उस मिट्टी से जो आए थे हमारे शरीर में वो न्यूट्रिएंट अब मिट्टी में नहीं बचे और वो दोबारा नहीं बन जाएंगे मिट्टी में। तो वो न्यूट्रिएंट कहां से आए थे? जो मिट्टी के अंदर लार्वास थे उनके सलाइवा से आए थे। तो बहुत सारा जो मिट्टी के अंदर मैकेनिज्म चल रही है उसके द्वारा वो मिट्टी प्रोडक्टिव थी।
ठीक है। तो अब नो डाउट सूर्य किरण चिकित्सा के द्वारा, सूरज की रोशनी के द्वारा वो अच्छी है, पर वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी, इसलिए हम लोग सेंटर में कोशिश बार उस मिट्टी को फेंक देते हैं। अब बात करते हैं जल चिकित्सा के संबंध में। गांधी जी का विचार था कि कटी स्नान से ज्वर, अपच, कब्ज आदि में लाभ होता है। स्नान से तापक्रम कम हो जाता है, भूख लगने लगती है तथा अपच दूर हो जाता है। रोगी ताजा महसूस करता है तथा शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने कटी स्नान का वृहद स्तर पर उपयोग किया है और 95% रोगियों में इससे काफी लाभ हुआ है। सिट्स बाथ तथा फ्रिक्शन बाथ से जननीय संबंधी रोगों में लाभ होता है। सिट्स बाथ आज डॉक्टर भी लिखता है, जिसमें हम एनएस के लेवल पे पानी रहता है, क्योंकि पाइल्स, फिशर आदि के केस में सिट्स बाथ। और फ्रिक्शन बात क्या है, हम अपनी बॉडी को कस के स्पॉन्ज करते हैं, पूरी बॉडी को गर्म करते हैं और फिर हम नहाते हैं। ठीक है। घर्षण स्नान। गांधी जी का विचार था कि चादर की लपेट अनिद्रा में बहुत गुणकारी है। चादर की लपेट क्या होती है? गीली चादर की लपेट को पहले नेकेड बॉडी में सिर्फ लंगोट पहने रहते हैं व्यक्ति, और वो लंगोट भी पानी से भिगो के निचोड़ के पहन लेनी चाहिए। और गीली चादर को पहले पूरे शरीर में लपेट देंगे और फिर कंबलों से लपेट देंगे बॉडी को। तो बॉडी में 3 तरीके से काम होता है ना। पहले ठंड लगनी शुरू होती है, तो 15 मिनट के लिए आपकी चादर गीली है तो आपका शरीर गीला और ठंडा महसूस होता है। फिर न्यूट्रल महसूस करता है आधा घंटा, और फिर 2-2 3-3 कंबल लपेटे हुए हैं तो उसकी गर्मी से कपड़ा भी गर्म हो जाता है और आपका शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये 45 मिनट की चिकित्सा बहुत ही अद्भुत होती है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, रिवाइटलाइज करती है। पर लोग दवा खाते हैं और ये सब चिकित्सा के प्रति अवेयर नहीं है और समय भी नहीं है, दोनों बातें। फिर दोनों हैं तो पैसा नहीं है। चले गए। सिट्स बात, फ्रिक्शन बात हो गया। चादर की लपेट की बात की हमने। रोगी को जब पहले चादर लपेटा जाता है तो सदमा लगता है, लेकिन बाद में उसे सुख मिलता है। धूप की गर्मी तथा त्वचा के रोगों में भी लाभकारी है। चेचक तथा खसरा में भी लाभ होता है। जिन रोगियों का रक्त परिभ्रमण ठीक प्रकार से ना हो रहा हो, पांव की मांसपेशियों में दर्द रहता हो, पांव में अजीबोगरीब परेशानी महसूस हो रही हो, उनमें बर्फ की मालिश लाभकारी होती है। यह उपचार गर्मियों में ही लाभकारी होता है, जाड़ों में इससे कष्ट बढ़ सकता है। उष्ण जल के संबंध में गांधी जी का विचार है कि उष्ण जल से बहुत रोगों को लाभ मिलता है। बिच्छू की डंक मारने पर उस अंग को उष्ण जल में कुछ समय तक रखने से रोगी का कष्ट दूर होता है। भाप स्नान का महत्व बताते हुए गांधी जी ने कहा है कि ये गठिया तथा जोड़ों के दर्द में रोगों में विशेष लाभदायी है। भाप स्नान क्या है कि वैसे तो जिम में सोना बाथ, स्टीम बाथ के चैम्बर्स होते हैं, पर प्राकृतिक चिकित्सा में या आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि एक कैबिनेट होता है जिसमें गर्दन बाहर होती है और तब उसमें जो है भाप बनती है। तो ऐसे में जो स्टीम शरीर को लगती है, वो सर बाहर रहता है, सर को ठंडा रखते हैं, तो वो काफी फायदेमंद होती है और उससे आपके जो भी टॉक्सिन्स, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में जमा है, वो सारे डिसॉल्व होते हैं और आपका स्किन अच्छा, त्वचा अच्छी होती है, जोड़ों का दर्द दूर होता है। सूर्य किरण चिकित्सा पे गांधी जी के क्या विचार थे? सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभकारी हैं, रोगों के रोगाणु का समूल नष्ट कर देती हैं। प्रातः काल की सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेंज होती है, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य किरण स्नान से 6 रोग में काफी लाभ होता है। अज्ञात अल्सर के रोग में भी यह लाभकारी। अज्ञात अल्सर क्या है? डायग्नोस नहीं हुआ है, पर उसकी जो एसिडिटी है वो इस लेवल की है कि अल्सर होने के चांसेस हैं। तो पता नहीं है, पर सिम्टम्स ऐसे हैं, तो ऐसे केस में वायु चिकित्सा पर गांधी जी के क्या विचार है? गांधी जी का विचार था कि स्वास्थ्यता के लिए शुद्ध वायु नितांत आवश्यक है। अतः प्रातः काल का टहलना, कुछ आसनों का अभ्यास करना तथा प्राणायाम करना प्रत्येक के लिए आवश्यक मानना चाहिए।
प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां, सुरक्षा व महत्व, सामान्य आदतें, व्यायाम, उपवास। आ गया, एक गिलास पानी दे। प्राकृतिक आहार, विश्राम एवं शीतलीकरण आदि। तो इसमें गरम दे दी थोड़ा सा। इसमें सुरक्षा व महत्व, सामान्य आदतें, व्यायाम, उपवास, प्राकृतिक आहार, विश्राम एवं शीतलीकरण। शीतलीकरण यानी योग निद्रा, रेस्ट करने का तरीका, नेचर फूड मतलब आहार कैसा हो, फास्टिंग, फिर व्यायाम एक्सरसाइजेस, आदतें मतलब राइट हैबिट, हेल्थ नॉर्मल हेल्दी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और नेचुरोपैथी की और विधियां क्या हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां, प्रकृति के गुणों को ज्ञात कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पूर्ण स्वास्थ्य का प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए, जिससे जीवन के सभी सुखों का आनंद लिया जा सके। प्रकृति के निम्नलिखित गुण हैं। प्रकृति निष्पक्ष, न्यायप्रिय, आत्म अनुशासित तथा मूल स्वरूपधारी है। इसके नियम सदैव अटल तथा सार्वभौमिक होते हैं। भौतिक विज्ञानों की तरह इसके विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। वह प्रत्येक जीवधारी, चाहे मनुष्य हो अथवा कोई भी जीव जंतु, माता के समान देखभाल करती है। वह उन प्रयत्नों को उपयोग में लाती है जिससे शरीर की स्थिति स्वास्थ्यपूर्ण बनी रहती है। प्रकृति के नियम सदैव स्वस्थ वर्धक होते हैं। इनकी प्रभाव पूर्णता मनुष्य की जीवन शैली, ये तो आपको समझ आ ही गया है कि गुण में प्रकृति निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब ये नहीं कि उनको फायदा पहुंचाएंगे, इनको नहीं पहुंचाएंगे। जो भी प्रकृति के पास जाएगा उसको हील ही करेगी। ठीक। न्यायप्रिय मतलब जस्टिस करती है हमेशा। आत्म अनुशासित मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की भावना होती है। अगर आप सही प्रकार से उठ सोते हैं, जागते हैं, मतलब प्रकृति के अनुसार सोते जागते हैं। प्रकृति का नियम क्या है, शाम हो गई है तो हमने आर्टिफिशियल लाइट जला रखी है ना। अगर हमारे पास लाइट की व्यवस्था ना हो, हम प्रकृति के अनुसार चले, तो हमें कायदे से 7 बजे तक सो जाना चाहिए और हमारा काम धाम 6 बजे के हिसाब से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ बना नहीं पाएंगे। तो मूल स्वरूपधारी मतलब अपनी नेचुरल कंडीशन में अगर हम रखें इसको और अपने आप भी रहें, तो अटल और सार्वभौमिक मतलब जिसे कहते हैं, आप कभी कभी सुनते होंगे कि कैंसर तक ठीक हो गया, ये बड़े बड़ी चीजें ठीक हो गई, तो वो ये है कि वो सबके प्रति अपना इतना अच्छा रिजल्ट देती है। प्रकृति के नियम सदैव स्वस्थ वर्धक होते हैं। इसकी प्रभावपूर्णता मनुष्य की जीवन शैली तथा पर्यावरण की किस्मों पर निर्भर होती है। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड तो है नेचुरोपैथी, पर क्या है, मनुष्य की जीवन शैली किस प्रकार की है। हम तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप वहां पर जो है बढ़िया चाय पी रहे हैं 3-3 4-4 बार, नहीं पी रहे तो दारू सिगरेट पी रहे हैं, नहीं पी रहे तो आप चुगली कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ में हैं जो बहुत ही वर्स्ट लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, या आप तला भुना पूरी कचौड़ी खा रहे हैं, तो आप प्रभावपूर्णता नहीं होगी, आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जीवन शैली इस तरह की होनी चाहिए। फिर पर्यावरण, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप कितना फ्रेश एयर में रहते हैं। आप यहाँ पर तो धूप हवा मिट्टी पानी 1 घंटा लेके जा रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियल लाइट में पूरा दिन बिता रहे हैं। आपका लैपटॉप वर्क है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एलर्जी है और हमारे यहाँ चिकित्सा के लिए आता है और हम उससे धीरे धीरे जानते हैं कि भाई आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, तो वो बताते हैं कि हम बिल्डर हैं और हम साइट पे रहते हैं। तो साइट पे रहने पे चूना, मिट्टी, धूल, धक्कड़ ये सब आता है। अब अगर हम व्यक्ति को एक बार ठीक कर ले जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उस माहौल में ना जाए, क्योंकि आपका शरीर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो अब प्रभावपूर्णता तभी है जब वो जिस कार्य से प्रभाव आया है उसको छोड़ दें। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी जीवन शैली कैसी है। कोई व्यक्ति को अल्सर है, ये मेरे क्लिनिक का ही किस्सा है। तो अल्सर है, वो इतना भयानक अल्सर है कि वो कैंसर में तब्दील होने वाला है लगभग, क्योंकि उसकी सारी मॉनिटरिंग ये कहती है कि आपको कैंसर है और उतनी एलिमेंट्री कनाल को निकाल दिया जाएगा।
जब पूरा जानते हैं तो पता चलता है वो बच्चा पढ़ने लिखने वाला है और सिर्फ वो चाय नमक पराठा खाता है, कोई सब्जी, कोई एक लंबे समय से ऐसा करता चला आ रहा है। बहुत मेहनत के बाद 3 महीने की ऐसी मेहनत, जहां पर हमने उसको सिर्फ नारियल पानी पे रखा है, जहां पे हमने उसको डेली मिट्टी की पट्टी, कटी स्नान, एनिमास पे रखा है, और काला स्टूल होता था, और जितने भी नेचुरोपैथ से कंसल्ट किया उसको 100% कैंसर के चांसेस थे। और 3-4 डॉक्टर्स, बड़े बड़े मेदांता जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स का रिपोर्ट था कि इतना एलिमेंट्री कैनाल काट के निकालना चाहिए, करेगा। तो ऐसे में 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हम ठीक कर पाते हैं, क्योंकि 15-20 दिन में तो कुछ भी नहीं होता। तब तक वो उसको दर्द पेट में हो ही रहा था, और पॉटी स्टूल पास करने पे दर्द होता था। अगर हम रोटी का एक निवाला भी खिलाते थे बीच में, कभी इन्होंने जैसे घर में किसी ने खा लिया, तो भी बहुत भयानक दर्द होता था। तो अब जीवन शैली कैसी है, अब जब हम ठीक कर ले जाए हैं, तो व्यक्ति अगर वापस चाय और पराठा ही खाएगा तो कैसे होगा? तो प्रभावपूर्णता तभी है जब वो मेरा कहना मानेगा, एक बैलेंस डाइट लेगा जो शरीर के लिए जरूरी है, सब्जियों की जरूरत है, सूप की जरूरत है, भीगे हुए मेवों की जरूरत है। तो इस तरीके का जो शरीर को चाहिए वो अगर वो देता है तो बिल्कुल प्रभावपूर्ण है। मुझे नहीं लगता दोबारा जीवन में होगा, पर जिस वजह से दिक्कत हुई, आप उसी वजह को वापस ले आए तो आप बिल्कुल बीमार पड़ जाएंगे, दोबारा बीमार पड़ जाएंगे। पर्यावरण, आपके पास पानी शुद्ध नहीं आ रहा, नाले का आ रहा है, कहीं सीवेज सिस्टम है आसपास जहां पे गंदगी है, पोल्यूशन है, कहीं कहीं पर इन्वायरमेंट है। जैसे आपने बहुत बार बच्चों को देखा होगा कि पोल्यूशन लेवल कहाँ जा रहा है। अब उनको अगर एलर्जी है, अस्थमा है, और हम उनको नेचुरोपैथी से ठीक कर रहे हैं, पर वो उसी पर्यावरण में बार बार रह रहे हैं, तो उसको उतना फायदा नहीं होगा, उसको उतना प्रोडक्टिव नहीं लगेगा। उसको लगेगा जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, बाकी फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट किस तरीके का है। प्रकृति ने मनुष्य को पर्याप्त शारीरिक यांत्रिकी एवं बुद्धि दी है ना? शारीरिक यांत्रिकी मतलब पूरी बॉडी मशीन है, और इंटेलिजेंट भी है, जिसको डीएनए और आरएनए के रूप में सुरक्षित कर दिया गया है, जिसके माध्यम से वह अपने कार्यों को स्वस्थ रखते हुए संपन्न करता है। अतः यदि बाह्य तत्वों को, जो कि अप्राकृतिक है, शरीर के अंदर प्रवेश ना करें, तो शरीर में निरंतर शक्ति बनी रहती है। अब ये बाह्य तत्व कौन से होते हैं? फॉरेन मैटर बहुत सारी तरीकों से आते हैं ना। हमारा डीएनए तो सुरक्षित है, बहुत बार जेनेटिक्स भी है, पर बाह्य तत्व हमारे क्या क्या है? सबसे पहले तो फूड है, दूसरा एनवायरमेंट है, तीसरा सोच है जो बाहर वाले डालते हैं। नकारात्मक सोच लेके व्यक्ति पैदा नहीं होता, पर बाहर के जो तत्व हैं, लोग हैं, वो ही हमें नकारात्मक बनाते हैं, है ना? तो हम जिसके पास रहेंगे, जिस तरीके के रहेंगे, हम वैसे ही सोच पैदा करते हैं, है ना? हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो कहते हैं, अरे आजकल तो शुगर होना स्वाभाविक है, खत्म। तो हम ऐसी सोच पैदा कर रहे हैं, ऐसी सोच पैदा कर रहे हैं कि शुगर की दवा खानी सामान्य बात है, 90% पॉपुलेशन खा रही है, ठीक है, तो हम भी खा रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? डायबिटीज की भी खा रहे हैं, थायराइड की भी खा रहे हैं, एलर्जी की भी खा रहे हैं, और एंटासिड तो खा ही रहे हैं सबको बचाने के लिए। तो ये 4 दवाएं इंसान अपने आप खाने लग जाता है। और किन लोगों के साथ है? ऐसे लोगों के साथ है जो ये कहते ही नहीं कि ये 10 साल बाद जब इनका लेवल खत्म हो जाएगा, थ्रेशोल्ड लेवल आ जाएगा और ये काम नहीं करेंगी, तब क्या होगा? तो हम फिर जो है सिस्टम को दोष देने लग जाते हैं। पर हम ही ने शुरुआत की ना, हम ही ने उस समय पर शरीर के साथ मेहनत नहीं की जिस समय पर करनी चाहिए हमको। उस समय हमने स्वाभाविक रूप से आसानी से वो छोटी गोली खानी ज्यादा अच्छी समझी। प्रकृति के कार्य अनंत हैं तथा वे सभी मानव हित के लिए हैं। व्यक्ति यदि उन नियमों से समझौता करके जीवन यापन करता है तो सुखी रहता है। अतः यह मानव के हित में है कि वह प्रकृति के सूक्ष्म नियमों की खोज करे, जिससे स्वस्थ जीवन जीने की कला का विशेषज्ञ बन पाए।
प्रकृति के विषय में व्यक्ति का ज्ञान अभी बहुत थोड़ा है, यद्यपि वह अणु, जीन्स तथा सूक्ष्म स्तर विशेषज्ञों का वह अपने को ज्ञाता कहता है तथा प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार के लिए पात्र बनता है। प्रकृति के विषय में सॉरी प्रकृति के विषय में व्यक्ति का ज्ञान अभी बहुत थोड़ा है, यद्यपि वह अणु, जीन्स तथा सूक्ष्मतर विशेषज्ञताओं का वह अपने को ज्ञाता कहता है तथा प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार के लिए पात्र बनता है, लेकिन वह स्वास्थ्य और प्रकृति के बीच अनेक महत्वपूर्ण संबंधों को वह नहीं जानता है। क्या वह जानता है कि कितने प्रकार के रसायन यकृत से निकलते हैं? क्या वह जानता है कि मस्तिष्क में रसायन कैसे, कितने तथा क्यों निकलते हैं? इत्यादि ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्राकृतिक चिकित्सकों को देना होगा। शायद कोई नहीं दे सकता, प्राकृतिक चिकित्सक भी नहीं दे सकते। प्रकृति की सत्ता प्रत्येक जीवधारी में विद्यमान होती है, अतः यदि उसके विपरीत कार्य किए जाते हैं तो वे प्रतिक्रिया करती है। परिणाम स्वरूप रोग के लक्षण परिलक्षित होते हैं। सभी जीवधारियों के लिए एक ही प्रकार का विजातीय तत्व नहीं होता है। एक जीवधारी के लिए वही विष हो सकता है, परंतु दूसरे के लिए पोषण हो सकता है, उदाहरण के लिए मानव के लिए ऑक्सीजन परम आवश्यक है तथा मीथेन गैस मृत्युकारी है, परंतु विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया ऑक्सीजन में मर जाते हैं तथा उनकी उत्पत्ति ही दूषित पदार्थों से होती है। प्रकृति इस प्रकार संतुलन बनाए रखती है। तो कितनी सुंदर बात है, ये आपको पता है। इकोसिस्टम आप सबने बचपन में पढ़ा है कि अगर इस तरीके से डिजाइन ना हो नेचर हमारा तो हम सब मर जाएंगे। किस तरीके से इकोसिस्टम को बैलेंस किया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो छोटे जीव जंतु हैं उनका पोषण है, और जो हमारे लिए बेकार है वो दूसरे व्यक्ति के लिए इतना खास चीज है। तो जो भी टॉक्सिन्स है, विजातीय तत्व है, वो हर किसी के लिए एक ही तरह का विजातीय तत्व नहीं है। तो ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बात है। इकोसिस्टम इसी को कहते हैं। इसी से मांसाहार को ये अपनी कह सकते कि मांसाहार अच्छा ही नहीं है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति सात्विक हो जाएगा तो इकोसिस्टम बैलेंस नहीं हो सकता। तो ऑल दो जो हम लोग हैं, हमारी प्रजाति है, उसमें हमारे शरीर इस तरह से निर्मित नहीं है कि वो मांसाहार को पचा पाए। उनका बॉडी ही ऐसा नहीं बना है हम लोगों का, लेकिन स्टिल लोग खाते हैं। सभी जीवधारियों के लिए एक ही प्रकार का विजातीय तत्व नहीं होता। एक जीवधारी के लिए वही विष है तो दूसरे के लिए पोषण है, न्यूट्रिशन का काम करता है। एग्जाम्पल आपको पता है कि बहुत सारे लोग, यही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन लेते हैं। तो कितनी सुंदर योजनाएं हैं पूरे ईश्वर की, जिसको समझना मुश्किल है, वहां तक पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल। मानव अपने स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोग की मुक्ति प्राकृतिक जीवन शैली से ही कर सकता है, यदि वह शारीरिक शुद्धिकरण के साधन का उपयोग में लाता है, शरीर के लिए आवश्यक पोषकों का सेवन करता है, शारीरिक अंगों की सक्रियता बनाए रखता है, मन को विश्राम देता है तथा भोजन प्राप्त करते समय नकारात्मक संवेगों को अपने से दूर रखता है, तो उसके शरीर में प्रकृति विजातीय तत्वों को रहने ही नहीं देती। तो सिंपल है कि आपके भोजन स्वस्थ हो, आपका जो रहने का तरीका है वो प्रकृति के सानिध्य में हो, आपका धूप हवा पानी के साथ संपर्क हो, और आपकी विचार आपके शुद्ध हो, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। शारीरिक दर्द प्रकृति द्वारा दिया गया दंड नहीं है, है ना। मान लीजिए आपको घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, लूज मोशन हो रही है, तो वो दंड नहीं है,
वो शरीर को विश्राम की आवश्यकता है ये बताता है, और वो आंतरिक सफाई में लगा हुआ है। तो हमें प्रकृति के प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। कुछ लोग कभी भी बिल्कुल ऑब्जर्वर नहीं होते, गंदा संदा खाते जा रहे हैं, शरीर करता जा रहा है, अपना थका जा रहा है, लेकिन वो खाते जा रहे हैं। तो जब वो सहायता नहीं करते, हेल्प नहीं करते, तो वो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। शारीरिक दर्द प्रकृति द्वारा दिया गया दंड नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि अब शरीर को विश्राम की आवश्यकता है, आंतरिक सफाई की आवश्यकता है। किसी प्रकार की औषधियां लेने से ये संकेत समाप्त हो जाता है और खतरे की घंटी बजना बंद हो जाती है। तभी एकाएक कोई ना कोई भयंकर रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने उसको सप्रेस कर दिया और हमने उसको प्रकृति के अनुसार निकलने नहीं दिया। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था है ईश्वर की, और प्राकृतिक चिकित्सक बैठे हैं सिर्फ ये ही समझाने के लिए आपको। और सिर्फ इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि अगर हमारा शरीर कुछ निकालने के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हमें उसको थैंकफुल होने के साथ साथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जितना हम उसको प्रकृति के सानिध्य में रखेंगे, उतना हम फायदे की तरफ जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा पद्धतियां, विधियां जो हैं, उनके बारे में अब है थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। जल चिकित्सा में क्या क्या आता है? जलनेति है, आंख स्नान है, आई वॉश होते हैं, कुंजल है। जलनेति आप सभी जानते हैं, एक ऐसा नेति पॉट होता है जिसमें आई थिंक सो यही रखा है, तो आपको दिखा सकते हैं कोइंसिडेंटली। ये जलनेति का पॉट है जिसमें हम एक विशेष तरीके से इसमें एक हल्का सा एकदम गुनगुना पानी रखते हैं, जिसको हम थोड़ा सा सलाइन करते हैं, मतलब हल्की सी एक चुटकी नमक डालते हैं, जिससे वो खारा हो जाए। जो आपके अंदर का जो म्यूकस का टेम्परेचर है और जो म्यूकस का लुब्रिकेशन है, उसके उसके बराबर वो हो जाए, इसलिए इसमें एक छोटा सा चुटकी भर सॉल्ट डालते हैं और इसके पानी को बिल्कुल ठंडा ना करके थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। फिर 90 डिग्री यहां से बेंड करते हैं और एक साइड सिर को ले जाएंगे और मुंह खोल के श्वास लेते रहेंगे, और एक साइड इसको लगा देंगे तो दूसरी तरफ से दूसरी नाक से पानी गिरने लग जाएगा। ठीक इसी तरह ये विधि करते हैं। तो इसमें कुछ और प्रिकॉशंस लेते हुए जब इसको सीख लेते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह आई वॉश के कप्स होते हैं, जिनमें आप त्रिफला का पानी या ऐसे ही साफ पानी या नीम का पानी तो नहीं, त्रिफला का पानी ही यूज किया जाता है या पानी, तो उसमें आप आंख को ऐसे करके ऊपर कर लेते हैं और फिर आंख को गोल गोल घुमाते हैं। कुंजल क्या है? पानी पी करके वोमिट कर देना। तो जब आप सुबह सुबह 2-3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास इस तरीके से बिना सांस लिए बैठ करके पानी पीते हैं, तो पेट को थोड़ा सा बेंड कीजिए, जबान तालू के पास 2 उंगलियों से प्रेस कर दीजिए, तो सारा पानी वापस आ जाता है। तो पूरा स्टमक क्लीनिंग इसे कहते हैं। गर्म जलपाद मतलब गर्म हॉट फुट बाथ, गर्म पानी में पैर डालना, उसका भी एक टेक्निकल तरीके से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम पानी बढ़ाते जाते हैं तो वो हमारे लिए हीलिंग का काम करता है। ठंडा जलपाद, कोल्ड फुट बाथ, जब आप ठंडे पानी में पैरों को डालते हैं तो उसको भी टेम्परेचर हम 10 डिग्री 15 डिग्री तक ले जाते हैं। अब इसमें ठंडा पानी बढ़ाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? हीलिंग करने के लिए। किस चीज की हीलिंग होती है? जब वेरिकोस वेन्स हो रही हैं लोगों को, क्रैक्स हो रही हैं, पेन है, मसल पेन है, कहीं ब्लीड कर रहा है, तो उसमें हम जलपात, ठंडा जलपात की व्यवस्था करते हैं। कटी स्नान हमने आपको बताया, एक ऐसा टब जिसमें सिर्फ कमर का हिस्सा आपका डिप रहता है। जननीय स्नान मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स का बाथ, इसमें एक इस तरीके से बाथ लिया जाए जहां पर सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स पे पानी होगा। तो क्या करेंगे? उसके लिए एक तिपाई पे बैठ जाएंगे और एक हाथ से मग या हैंड शावर से पैरों के बीच में फासला रहेगा और पेनिस या लैब्रिया माइनोरा पे, मतलब जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, उन पर सीधे सिर्फ पानी पड़ेगा और पूरी बॉडी हमारी सूखी रहेगी। तो उसको कहते हैं जननीय स्नान। कंप्रेस, फर्मेंटेशंस, गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? गर्म पैक्स, हॉट फर्मेंटेशन, जो कि सभी के घरों में है और जो सब लोग इतनी सी बात जरूर से जानते हैं मेरे ख्याल, कि अगर दर्द हो रहा है तो हमें गर्म सिकाई करनी है, सूजन है तो गर्म सिकाई करनी है। बर्फ पैक, आइस पैक्स क्या होते हैं? अगर कोई चीज तुरंत आपको चोट लग जाती है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए 24 आवर्स 48 आवर्स में हम ठंडी चीज, ठंडे पैक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठंडा सिट्स बात क्या है? जब हम ठंडे पानी में बैठते हैं, कहाँ का एरिया? सिट्स मतलब बैठना, और एनस
के आसपास के एरिया को जब हमें हील करना होता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या कोई सर्जरी हुई है या एनएस में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो हम वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को ज्यादा तेज अच्छा करने के लिए इस तरह का बात लेते हैं और वहां की हीलिंग भी होती है। भाप स्नान, स्टीम बाथ, जिसका भी हमने जिक्र किया, जहां पे त्वचा से पसीना रोमकूप खोल करके पसीने के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं टॉक्सिन्स को। औषधीय भाप, कुकर में आप भाप बनाएं, औषधियां डाल के, नागर मोथा है और बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो पेन किलर का काम करती हैं। उसमें एक ट्यूब लगा दीजिए और उससे आप जो है दर्द वाली जगह पर भाप लीजिए। एनिमा, जहां पर हम एनएस में रबर ट्यूब लगाते हैं और रेक्टम और कोलोन में पानी डाल करके वहां से फीकल मैटर जो गंदा पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालते हैं। पूर्ण चादर की लपेट का जिक्र अभी मैंने किया था, रीढ़ स्नान का भी किया था, जहां पर सिर्फ स्पाइन में पानी होता है। ऐसे में अगर देशी हिसाब किताब और आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक ऐसा टब जिसमें रीढ़ की हड्डी सिर्फ आपकी टब में होती है, पैर बाहर रहते हैं और गर्दन ऊपर, तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी में पानी होता है। तो ऐसे जो बच्चों के बाथ टब आते हैं उनका उपयोग भी इस प्रोसेस के लिए किया जा सकता है। तो आज इतना ही रखते हैं, आपसे समझते हैं। कविता जी कुछ पूछना चाहते हैं? मैम जैसे किसी को ना गैस्ट्रिक या गैस की प्रॉब्लम या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या चीज वो करना पड़ेगा? अभी बेसिकली तो आप इतना कर सकते हैं कि हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कीजिए। लिखिए अपने कहीं पर लिखिए, बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। पेट पर, मतलब जो भी एरिया हम सिकाई या मड पैक के लिए लेते हैं वो नाभि होती है। नाभि से 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल नीचे, 4 बाएं 4 दाएं, सिर्फ इतने हिस्से पे जब हम कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो संपूर्ण शरीर में काम करेगा। इसके लिए एक हॉट वाटर बैग आते हैं, गर्म पानी की थैली, उसमें पानी बॉईल करके भर लेंगे और नॉब लगा दी। पेट पर, नाभि पर, मतलब एक गीला कपड़ा रखा और उसके ऊपर हॉट वाटर बैग रख दिया। 3 मिनट हॉट वाटर बैग रखा रहेगा और फिर 1 मिनट हम ठंडा पैक रखेंगे। तो आइस पैक्स आते हैं, जो आइस पैक मतलब जो आपने देखा होगा मेडिसिन रख करके आते हैं बॉक्सेस में, तो एक चौकोर आइस पैक ले लिया, उसमें एक गीला कपड़ा लपेट दिया और उसको हमने नेवल पे रख दिया 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो फिर हम इसको हटाएंगे 1 मिनट बाद और 3 मिनट के लिए वही हॉट वाटर बैग रख लेंगे। तो 3-1-3-1-3-1-3-1 ऐसा 4 बार करेंगे। 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा। ठीक, ऐसा ऑल्टरनेट 4 बार करेंगे। इसको आप पहले, अगर किसी को बहुत ज्यादा बन रही है तो सुबह शाम कराइए और फिर धीरे धीरे एक बार जरूर से कराइए। खाली पेट करना है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। 3 घंटे हो चुके हो खाना खाए हुए तब कराइए। ठीक है, पहले ये कराइए। इसको आप मैम अगर वो बताएं। वो इलेक्ट्रिकल वाला जो है ना, इलेक्ट्रिकल वाला यूज कर सकते हैं हॉट पैक? वो बहुत हीट नहीं होगा, एक बार के बाद उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जैसे ही आप ठंडक रखेंगे ना तो वो खत्म हो जाएगा। रबड़ की थैली लीजिए जो 250-300 रुपए की आती है, रबड़ की थैली, वो यूज कीजिए। जी ठीक है, इसको करिए सुबह शाम, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइए।